हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर में हैं। उन सभी के पास में इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज यूजुअल एमपीएस जो कोर्स जो भी स्टूडेंट्स करते हैं, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट सभी को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास बिल्कुल होना ही होना है। और आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर दिसंबर 2022 की डेट शीट आ चुकी है, तो हमें जो क्वेश्चन पेपर है वो जून 2022 में किस पैटर्न में पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू की कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेज में आप सभी को मिलेगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा और हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन इसकी एक छोटी सी आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस रहती है पेपर में कि 5 क्वेश्चन आप सभी को अटेंड करने हैं। सभी क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन कम से कम आपको 50 शब्दों में लिखना है और साथ ही साथ में आप सभी को हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने ही करने। अब यहाँ पर सेक्शन वाला पंगा क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बैक आती है। उसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट सेक्शन है ये, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से कोई भी 2 आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। 2 क्वेश्चन यहाँ से करना कंपलसरी है। अगर आप एक यूनिट से 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते और 5 ही करने हैं तो एक सेक्शन से मिनिमम 2 और दूसरे सेक्शन से भी आप 2 करोगे। और जो तीसरा क्वेश्चन है आप सभी का मतलब 5वां क्वेश्चन होगा, 2 फर्स्ट सेक्शन से हो गए और 2 सेकंड सेक्शन से हो गए। 5 क्वेश्चन करने, 4 हो चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन आप दोनों में से किसी भी सेक्शन से आप अटेंड कर सकते हो। इट्स मीन ये कि आप एक सेक्शन से 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। पेपर आप सभी के लिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं। पेपर जो होगा आप सभी का 100 मार्क्स का आने वाला है। 3 घंटे का आप सभी को समय मिलेगा। लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर दे रहे हैं या जिनका पेपर छूट गया था, वो स्टूडेंट्स भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपका सेकंड ईयर के बाकी सभी पेपर 2 घंटे के होंगे। लेकिन ये पेपर जो फर्स्ट ईयर का है, चाहे वो बैक का है, चाहे वो आपका पेपर छूट गया था, चाहे आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, तो ये आपको 3 घंटे का देना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए सिंपली आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख अवधारणाओं का चर्चा करना है आपको। इसकी प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध की कई अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं यथार्थवाद, यथार्थवाद, इसके बाद में एक उदारवाद, उदारवाद और इसके बाद में एक है आप सभी के सामने मार्क्सवाद। ये कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं किस चीज की, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ अवधारणाएं। आप सभी को पता है यथार्थवाद जिसे इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, ये कैसा सिद्धांत है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये वर्तमान की वास्तविकताओं पर जोर देता है कि रियलिटी में वो चीज कैसी है, कैसी नहीं है। उदारवाद की बात करें तो उदारवाद क्या है, तो उदारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसे इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। और ये जो है सरकार को जनता के निजी मामलों में या जनता के मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की बात करता है, कम से कम। और मार्क्सवाद जो है ये प्रमुख अवधारणा ये भी है। और इसके बारे में आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि मार्क्सवाद का कहना है कि सरकार जो है वो किसी भी प्रकार की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार हमेशा अमीरों का सपोर्ट करती है, अमीरों का ही समर्थन करती है, जिससे गरीबों का दमन अथवा शोषण किया जाता है। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं। आप लोगों को 500 शब्दों में इन अवधारणाओं को एक्सप्लेन करना है। यथार्थवाद क्या है, जैसे यथार्थवाद में सिंपल यथार्थवाद है, फिर नव यथार्थवाद है, उदारवाद में भी सिंपल उदारवाद है और नव उदारवाद है, मार्क्सवाद में भी मार्क्सवाद है और नव मार्क्सवाद है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इन सब चीजों को डिफाइन करते हो तो भी आप लोगों का आंसर काफी बड़ा बन जाएगा, जो कि आप सभी के लिए इनफ रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। देखो जो यहाँ पर चीज पूछी गई थी वहां पर छोटे वे में पूछी गई थी, सभी के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एक के बारे में। और आलोचनात्मक मूल्यांकन जहां पर भी आप सभी को मिले तो वहां पर आपको इस शब्द को देखने के बाद में सिंपली समझ जाना है कि यहाँ पर आपसे अच्छाई के साथ उसकी बुराई भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 तरह के देश होते हैं। जनरली 3 या 2 तरीके के देशों को तो कैटेगराइज करते ही हैं। और ये कहते हैं कि एक तरफ तो ऐसे देश होते हैं जो विकसित, ताकतवर या फिर
ऐसे देश प्रधान देश है, दूसरी तरफ ऐसे देश जो कि कमजोर देश होते हैं। तो विकसित ताकतवर देश क्या करते हैं, गरीब, कमजोर या फिर विकासशील देशों का या अल्प विकसित देशों का शोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमीर देश है उन्होंने कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी है जिनकी वजह से आज वर्तमान समय में जो गरीब देश है उसकी स्थिति गरीब की गरीबी बनी हुई है, उसका विकास ना के बराबर हो रहा है। कि आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, एज यू नो दैट, आप सभी को जैसा कि पता है कि क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्योंकि एज यू नो दैट कि जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर्स में से ही 70 से 80% जो है इग्नू का पेपर प्रीवियस ईयर से ही बनता है। तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर लिखना है। और जब आपको क्वेश्चन ही पता नहीं होगा तो आप ये नॉर्मली, और क्योंकि जो मार्केट्स में बुक भी बहुत सी आती है, चाहे वो गुली बाबा की हो या नीरज की हो, तो उन सब बुकों में कई बार आंसर भी ज्यादा बेटर नहीं लिखा होता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हमारी गाइडेंस आप सभी के लिए ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहने वाली है। अगला है अविकसित और जो केंद्रीय परिधि मंडल के सिद्धांत का वर्णन करना है। इसमें आपको कुल मिलाकर एम्यूल वालस्टीन यानी विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है इसके बारे में आप सभी को बताना है। ठीक है, इसमें केंद्रीय और परिधि मॉडल में दो तरीके के सिद्धांत शास्त्री आते हैं, एक आता है ए जी फ्रैंक, ए जी फ्रैंक, और दूसरा, पहला नाम तो आप लोगों के लिए एजी फ्रैंक हो गया और दूसरा हो गया आप सभी के लिए एम्यूनल वॉलस्टीन। एम्यूनल वॉलस्टीन के विचार, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आप सभी को ध्यान रखना है कैसे सिद्धांत शास्त्री है, मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री है। तो इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में 3 तरह के देश, जैसे आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक ने तो 2 तरह के देश की बात करी है, वहीं एम्यूनल वैलेस्टीन जो है इन्होंने 3 तरह के देशों की बात करी है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में 3 तरीके के देश होते हैं, बीच में होते हैं केंद्रीय देश, ठीक है, एक इसके होते हैं ये अर्ध परिधि, ये अर्ध परिधि में, और ये क्या है कि ये परिधि में है। केंद्रीय देश वो देश हैं जो ताकतवर है केंद्र में, ठीक है, जिन्होंने पूरे संसार में अपना वर्चस्व बना रखा है। अर्ध परिधि में आप सभी के वे देश आते हैं जो कि विकासशील है, जो कैसे हैं, विकासशील है, ये देश आते हैं। और ध्यान रखना है आपको, अर्ध परिधि में कौन से देश आते हैं, वे देश आते हैं जो कैसे हैं, विकासशील। कैसे देश है, विकासशील देश इसके अंतर्गत। यहाँ पर अल्प विकसित आएंगे, और क्या आएंगे, अल्प विकसित, अल्प विकसित देश आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 3 तरह के देश हैं, कितने तरह के देश है आप सभी को ध्यान रखना है, 3 तरह के देश है, 3 तरह के देश है, तीनों तरह के देश आप सभी को बता दिया। और तीनों तरह के देशों में जो केंद्रीय देश है वो मजबूत ताकतवर देश है। वो क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक कच्चा माल खरीदते हैं और उनको विनिर्माण करके उन्हीं के बाजारों में बेचते हैं। कच्चा माल खरीदने से इनको लाभ ये मिलता है कि भाई इन देशों को अधिक से अधिक संसाधनों को बचाने का अवसर मिल जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसीलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ जाता है। ऐसे ही केंद्रीय देश है, यहाँ पर केंद्रीय देश क्या करते हैं, केंद्रीय देश अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ये परिधि देश है, परिधि देश में नॉर्मल वैसे ही है। तो ये दोनों में से सिमिलरली विचार है दोनों के, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के बारे में बताना है। उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का मतलब ये है, जैसे सुरक्षा की बात होने लगी है, जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात होने लगी है, तो इसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन में डिफाइन करना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पूछ लिया गया है, और आप लोगों को 1 यूनिट से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोगों को ट्राई ये करना है, आप लोगों को ट्राई करना है कि जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, यू विल हैव टू अटेंड वही क्वेश्चन आप सभी को अटेंड करना है। जैसे वैश्वीकरण का बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आप अधिक से अधिक लिख सकते हो और टीचर को ये भी बता सकते हो कि मेरे को इससे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण को ध्यान रखना है, 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, पहले नंबर पे वैश्वीकरण है, दूसरे नंबर पे क्या नंबर आप लोगों को दिखता है, यहाँ पर हम भूमंडलीकरण देखते हैं, मंडलीकरण देखते हैं, और तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन, तीन नाम है, तीनों नाम सेम ही है। आप सभी को पता है वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला विश्व जमा एकीकरण। ये वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एकीकरण। ओके, विश्व जमा एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, विश्व में ज्यादातर देश आज किस किस चार चीजों का, व्यक्ति व्यक्ति वस्तु पूंजी ज्ञान और सूचनाओं का, ज्ञान में ही आ जाता है वैसे, सूचनाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर वैश्वीकरण जो है क्या है, आपको क्लियर हो गया। वैश्वीकरण की अलग अलग परिभाषा है, कई लोग वैश्वीकरण को प्रवाह के रूप में देखते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि वैश्वीकरण क्या है, एक प्रवाह है, और जो है एक देश से ज्ञान का, पूंजी का, वस्तु का दूसरे देश में बेरोक टोक स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट। और अगर आपके पेपर में शॉर्ट नोट आ रहा है तो आप प्लीज शॉर्ट नोट जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में कम लिखना होता है और ज्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे शक्ति संतुलन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन क्या है। सबसे पहले शक्ति संतुलन क्या है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पावर ऑफ बैलेंस। पावर ऑफ बैलेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन पावर ऑफ बैलेंस है। और शक्ति संतुलन के लिए हम देखते हैं कि एक देश क्या करता है, अपने आप को अपने विरोधी देश के समान समतुल्य ताकतवर बनाने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाता है। यानी पहले के समय में युद्ध को टालने की कई नीतियां होती थी, जैसे अपरोध की स्थिति, अपने आप को छुपा लेना, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करना। लेकिन अब वर्तमान समय में भी और प्राचीन काल में भी हमेशा से एक नीति रही है कि आप क्या करो, हमेशा अपने जो भी अपोनेंट है उनके समान अपने आप को ताकतवर बना लो। और अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप अपने आप को अपने अपोनेंट्स के सामने समान ताकतवर बना सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सभी को ध्यान रखना है, आप अपने आप को बेटर कंडीशन में ले जा सकते हो और आप अपनी शक्ति संतुलन को स्थापित कर सकते हो। जब कोई देश आप पर हमला करेगा तो उसके बारे में पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इस देश पर हमला करूं भी या ना करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदलती हुई विश्व व्यवस्था। अब विश्व व्यवस्था बदलती जा रही है। पहले शीत युद्ध के काल में हम देखते हैं दो महाशक्तियां थी, ठीक है। शीत युद्ध के काल में एक अमेरिका, एक यूएसए थी और एक यूएसएसआर थी। लेकिन वर्तमान समय में आज हम देखें तो यूएसएसआर ये थी। वर्तमान समय में आज क्या है, बहुत सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं। इसमें ईयू, आशियान, ईयू के बाद में आशियान, नाफ्टा, गल्फ कंट्रीज है, ऐसी बहुत सारे देशों ने मिलकर क्या कर रखा है, अपने संगठन बना रखे हैं, जिसकी तरीके से विश्व व्यवस्था बदल रही है। लेकिन 1991 से लेकर अगर हम सन 2003 के आसपास तक की बात करें तो उस समय एकमात्र अमेरिका ही, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर दो देशों के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद है, तो इस विवाद को न्यायपूर्ण तरीके से क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। और न्याय की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा इस बात से भी है कि न्याय हमेशा से प्राचीन विद्वानों का भी और आधुनिक विद्वानों का भी एक चिंतन केंद्र रहा है, जिसपे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय दी है। न्याय एक ऐसा वातावरण होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह के व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करते, और साथ साथ मनुष्य व्यक्ति जो है वो क्या करता है, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन किसे बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं एनजीओज, इसे बोलते हैं हम गैर सरकारी संगठन। इनकी क्या भूमिका है, इस पे निबंध लिखिए। तो गैर सरकारी संगठन की कई सारी भूमिका है। जैसे आज के समय में हम बात करें गैर सरकारी संगठन की, सबसे पहली भूमिका ये है कि ये जो भी जिस देश में जाती है उस देश की सरकार को अंकुश करने का काम करती है। क्योंकि गैर सरकारी संगठन एनजीओ के बारे में या फिर आप एमएनसीज के बारे में कह लो, इनसे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है देशों का। अगर सरकार इससे ही मुंह मोड़ लेती है तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए फेवर में नहीं होगा। इसीलिए एमएनसीज जो है इनकी भूमिका काफी ज्यादा बढ़ रही है। और आज वर्तमान समय में ये देशों के अंदर क्या कर रही है, उन देशों की अर्थव्यवस्था पर पूरा अपना कंट्रोल भी धीरे धीरे लेती जा रही है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शीत युद्ध के उपरांत यानी शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीन का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना, इसका वर्णन करना है।
कि चाइना कैसे एक इमर्जिंग सुपर पावर है। चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, कई तरीके से हम कह सकते हैं। एक उसकी आर्मी के आधार पे कह सकते हैं कि चीन के पास में सबसे बड़ी विश्व की स्थल सेना है। दूसरी बात, चीन अपने बजट का जो है ज़्यादातर भाग जो है अपना रक्षा में लगाता है। चाइना के पास में परमाणु हथियार है। चाइना के पास में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है। चाइना का श्रम शक्ति विश्व में सबसे मजबूत है। चाइना के अंदर उत्पादन प्रणाली सबसे ज़्यादा बेहतर है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आत्मनिर्भर देशों में से एक चाइना ही है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि चीन एक उभरती हुई महाशक्ति हो सकती है वर्तमान समय में भी। चीन की स्पेस एजेंसी की बात कर दे उसकी बात अलग है। चीन की इकोनॉमी की बात कर दे तो उसकी बात भी अलग है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विज्ञान में तकनीकों की क्या भूमिका है? तो तकनीकों की भूमिका ये है कि ये देशों को एक दूसरे के क्लोज लेकर आती है। देशों को क्या करती है? एक दूसरे के क्लोज लेकर आती है और देशों को एक दूसरे से बेटर संबंध स्थापित करने में बहुत हद तक ये हेल्प पहुंचा। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडल्स के लिंक दिए हैं। आप वहां से डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी आप अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी कर सकते हैं।